हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियो में हमने फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेशंस और इन सबको अच्छे से समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled by some applied unbalanced force to change its state of rest or uniform motion. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चलता है कि न्यूटन्स ने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसमें यह समझाने की कोशिश करी थी कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहिए जब तक हम उसके अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। कोई अगर स्टेबल है, अगर कोई भी चीज़ स्टेबल है तो वो क्या रहना चाहिए, स्टेबल ही रहना चाहिए। और कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। जैसे कि अपनी अर्थ मूव कर रही है तो लगातार मूव करती ही जा रही है। जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे जब तक वो क्या नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी। The above law can be subdivided into two sublaws. A body will continue to be in its state of rest in a straight line unless compelled by some applied unbalanced force to change its state of rest. This law is also known as inertia of rest. अब क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में रहना चाह रही है तो वो क्या होगी, रेस्ट में ही रहेगी। स्टेबल है तो वो क्या रहेगी, स्टेबल ही रहेगी। स्थिर है तो क्या रहेगी, स्थिर ही रहना चाहिए जब तक कि हम उस पर क्या ना करें, कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दें या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहले तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सेकेंड थिंग कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, जिसको हमने अभी समझा। A body will continue in its state of uniform motion in a straight line unless compelled upon by some applied unbalanced force to change its state of motion. This law is also known as inertia of motion. अब इस लॉ के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ही स्पीड में अगर मूव कर रही है या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो जब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर क्या ना करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें, जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करें। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस लॉ को क्या बोला जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी कहा जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन अ कारपेट इज सडनली जर्क्ड द डस्ट फ्लाइज ऑफ बिकॉज ड्यू टू सडन मूवमेंट द कारपेट मूव्स बट द डस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या होता है कि एक कारपेट है, उसके ऊपर डस्ट है। अब वो जो डस्ट है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट में है। तो जब हम कारपेट को उठाएंगे और उसको झटकेंगे तो क्या होगा, डस्ट हवा में रह जाएगी और जो कारपेट होगा उसको हम क्या कर लेंगे, पीछे की तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे कि वो डस्ट क्या हो जाए, उस कारपेट से अलग हो जाए। तो ये जो एक्टिविटी हुई उसके अंदर हमें क्या पता पड़ा कि जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो क्या थे, रेस्ट में थे। और उन्होंने क्या चाहा कि हम रेस्ट में ही रहें। रेस्ट में ही रहे तो हमने क्या किया, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया और कारपेट को डस्ट से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अ राइडर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ गैलोपिंग हॉर्स स्टॉप्स सडनली। व्हेन द हॉर्स स्टॉप्स द राइडर ऑन अकाउंट ऑफ हिज इनर्शिया ऑफ मोशन continues moving forward and hence falls in the forward direction. अब मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या एग्जांपल है, जब भी जैसे कि आपने देखा होगा कि घुड़सवार जो होते हैं वो क्या होते हैं, घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं और जब घोड़ा एकदम से दौड़ रहा होता है, लगातार क्या कर रहा होता है, मोशन में होता है। लेकिन अगर वो स्टॉप सडनली मतलब एकदम अचानक से रुक जाता है तो राइडर क्या हो जाता है, घोड़े से नीचे की तरफ गिर जाता है। ये किस मोशन की वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि घोड़े के ऊपर जो घुड़सवार था उसकी जो बॉडी क्या चाह रही थी कि वो मूव करती रहे और घोड़ा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। बॉडी मोशन में नहीं रह पाई और वो क्या हो गई, ऊपर से नीचे की तरफ गिर गई। जो राइडर था वो किस वजह से गिरा, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है या मोशन में है तो वो क्या करती रहेगी, मोशन करती रहेगी। उसके बाद है अपना अगला टॉपिक, मोमेंटम क्या होता है। द फोर्स विच अ बॉडी पॉजेज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। इसका फॉर्मूला है P = mv। अब मोमेंटम होता क्या है,
मतलब आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की कोई ना कोई क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और इसकी यूनिट क्या है, kgm/s। अब है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। अब इसको समझते हैं। फॉर्मूला है हमारा इसके पास, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें कि जो भी मोमेंटम हो रहा है वो टाइम की रेस्पेक्ट में चेंज होता रहे, उसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इम्पल्स ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स न्यूटन सेकंड। क्या है यूनिट इम्पल्स ऑफ फोर्स की, न्यूटन सेकंड, जिसको हम kgm/s भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से इम्पल्स ऑफ फोर्स को समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, अ क्रिकेट प्लेयर वाइल टेकिंग अ कैच ऑलवेज मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। अब जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो क्या करता है, जब भी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को क्या करता है, पीछे करता है। नाउ व्हेन द प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड द वैल्यू ऑफ टाइम t इंक्रीजेस। ठीक है, अब क्या होता है, जब वो अपने हाथ को पीछे लेता है तो जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वो कैच एकदम से करता है कि थोड़े हाथ को उसने क्या किया, पीछे की तरफ लिया। विद द रिजल्ट, इस वजह से क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स बाय द हैंड्स डिक्रीज। अब उसके हाथ पे जो फोर्स लगने वाला था वो क्या हो गया, थोड़ा डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दस द हैंड ऑफ द प्लेयर आर नॉट हर्ट वाइल टेकिंग अ कैच। इस वजह से क्या हुआ, प्लेयर बिना हर्ट हुए बॉल को क्या कर सका, कैच कर सका। इससे ये पता चलता है कि फोर्स टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वही अगर वो बिना हाथ पीछे किया और कैच लेता तो उसको क्या होता, चोट भी लग सकती थी। अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। मतलब हर एक्शन का क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन अ बोटमैन पुशेज द बैंक ऑफ द रिवर with a pole in the backward direction, the bank offers an equal and opposite reaction which makes the boat move in the forward direction। अब जो बोटमैन होता है वो क्या करता है, पानी को एक पोल से क्या करता है, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो उससे क्या होता है, उसका क्या रिएक्शन आता है कि जो बोट होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, मूव करती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये किस वजह से होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या पता चलता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत।